Class 12th, Unit 6, Optics, Chapter 10, Wave Optics. And this is the third video of this chapter. Before this video, we discussed about eigenprinciple in first video and interference in second video. Now the third topic of the wave optics which we will discuss in this video is diffraction. Diffraction through single slit. What is the theory behind the diffraction? What is the width of central maxima and Fresnel distance? And finally, what is the difference between interference and diffraction? So what is basically diffraction? And the phenomena is same as it is a routine work of eigenprinciple. So what is diffraction? The phenomena of bending of light around the corners, or we can say encroachment of light within the geometric shadow. जहां लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, जहां शैडो बननी चाहिए थी, अगर वहां लाइट पहुंच जाए, लाइट अगर अपने कॉर्नर पे जहां जिस कॉर्नर से मुड़नी चाहिए थी उस कॉर्नर के भी अंदर आ जाए, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन हर एनर्जी होती है, बेंडिंग होती है, साउंड भी बेंड होता है, लेकिन लाइट की बेंडिंग थोड़ी सी अपनी वेवलेंथ के हिसाब से कम विजिबल होती है. लेकिन अगर हम चाहें कि एक झाड़ू के तिनके का अगर हम नीचे शैडो बनाना चाहें, लेकिन वहां शैडो नहीं बनती है, उस एरिया में भी लाइट आ जाती है, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. एक सोर्स मान लिया, एक छोटी सी स्लिट मान ली, स्क्रीन जिसपे इसकी स्लिट के बीच से तो लाइट जानी चाहिए थी, लेकिन बाकी रीजन में शैडो रीजन, दिस इज कॉल्ड शैडो रीजन, जहां लाइट नहीं पहुंच पाती है, लेकिन कुछ अमाउंट में लाइट इस शैडो रीजन में भी एंटर कर जाती है. तो जो ये शैडो रीजन में लाइट एंटर कर गई, दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ लाइट नहीं पहुंचनी चाहिए थी, तो ये जो एरिया जहां लाइट पहुंच गई, जहां लाइट बेंड होके पहुंच गई, जहां लाइट को नहीं पहुंचना चाहिए था, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि कहीं शैडो बन रही होती, ये हमने एक ऑब्स्टेकल ले लिया, इसकी शैडो बननी चाहिए थी, तो इसकी शैडो बन रही लेकिन लाइट अगर इस शैडो रीजन में पहुंच जाती है, दैट इज अगेन डायफ्रैक्शन. इट मींस बेंडिंग ऑफ लाइट, entering of light in a shadow region, that is called diffraction. Now diffraction का concept क्या है? हमारे पास जो मेन concept है, diffraction of light through single slit. तो एक सिंगल स्लिट से हम पहला केस मानते हैं जहां डायफ्रैक्शन किसी एक एंगल जिसको हमने 0 मान लिया है, उस केस में डायफ्रैक्शन कितना होता है. हमने मल्टीपल रेज या एक वेव फ्रंट मान सकते हैं. यहां में पैरेलल रेज दिखाई दे रही है, इसका मतलब प्लेन वेव फ्रंट है. अब एक प्लेन वेव फ्रंट है जो एक छोटी सी स्लिट बहुत छोटी होगी, वेवलेंथ के ऑर्डर की होगी, हमने भले ही यहाँ बहुत बड़ी बनाई है, लेकिन स्लिट वेवलेंथ के ऑर्डर की होगी. अब इसमें से एक वेव जा रही है और सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, तो उसकी एक सेंटर पे एक ब्राइट फोकस पॉइंट पे, इसके फोकस पे एक इमेज बननी चाहिए, दैट इज आवर फोकस. और अगर हम मान रहे हैं कि ये एंगल सीधा है, ये लेंस बिल्कुल इस स्लिट के पैरेलल रखा हुआ है, ऑब्लिकली परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और तो यहाँ पे सेंटर में एक डार्क फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी. अब ब्राइट फ्रिंज हमने इंटरफेरेंस में भी पढ़ा है, जहां वेव सेम फेस में, जहां पर क्रस्ट है तो क्रस्ट दूसरा का भी क्रस्ट होगा, एक वेव का ट्रो दूसरी वेव का भी ट्रो होगा, तो फिर वहां कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंज बनती है. या जहां पे फेस डिफरेंस 2n पाई हो, जहां पाथ डिफरेंस n लैम्डा के टर्म में हो, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनती है. या तो 2n पाई हो, पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अगर इस टाइप का कोई पाथ फेस डिफरेंस हो तो ब्राइट फ्रिंज बनती है. अगर लैम्डा का मल्टीपल हो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पाथ डिफरेंस, तो ब्राइट फ्रिंज बनती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी वेव अगर हम यहाँ से पहली वेव को देख रहे हैं, जितना यहाँ से इसको फर्स्ट अगर हम मान 0 नंबर की वेव को यहाँ से आज तक जितना में पाथ लग रहा है, उतने हमें 12 नंबर की वेव को अगर हम ट्रेस करना चाहेंगे तो सेम पाथ होगा, मतलब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 0 हो गया. ऐसे ही अगर हम 1 नंबर की वेव को और यहाँ 11 से मैच करें तो इन दोनों का बीच का भी पाथ डिफरेंस होगा. 2 और 10 की वेव को मैच करें तो इन दोनों का भी पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा. मतलब डायफ्रैक्शन भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है. इंटरफेरेंस में दो स्लिट थी, दो सोर्स थे, और दो सोर्स की वेव के बीच में दो कोहेरेंट सोर्स थे, और दो कोहेरेंट सोर्स की वेव्स की सुपरपोजिशन से एक पैटर्न बन रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो रही थी, दैट इज इंटरफेरेंस. लेकिन डायफ्रैक्शन में सुपरपोजिशन तो होगा, लेकिन वो एक ही स्लिट के मल्टीपल
एक ही स्लिट के वेरियस कंपोनेंट के बीच में होगा। अगर हम एक टॉप एज को बॉटम एज से मिला दें, फर्स्ट को लास्ट सेकंड लास्ट से मिला दें, सेकंड को लास्ट सेकंड से मिला दें, तो ऐसे हमारे पास एक ही स्लिट में जो लाइट के वेव फ्रंट के डिफरेंट कंपोनेंट हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो रहे होंगे। तो इनके सुपरपोजिशन से जो यहाँ पैटर्न बन रहा है, दैट इज डायफ्रैक्शन। मतलब डायफ्रैक्शन में हमें दो स्लिट की जरूरत नहीं है, डायफ्रैक्शन एक स्लिट से ही हो सकता है। इंटरफेरेंस में हमें दो कोहेरेंट सोर्स चाहिए, लेकिन डायफ्रैक्शन केवल एक ही स्लिट से हो सकता है। एक ही स्लिट के एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट कंपोनेंट एक दूसरे पर सुपरपोज होंगे। हाइगन प्रिंसिपल बोलता है कि ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से कोई सेकेंडरी वेवलेट निकलती है, तो नीचे भी एक पॉइंट है, उससे भी सेकेंडरी वेवलेट बनेगी, और दोनों का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस जीरो होगा। ऐसे जो 1 नंबर पे वेव होगी, जो यहाँ पे कोई वेव का पार्टिकल होगा, इससे कोई पाथ डिफरेंस बनेगा, तो यहाँ पे भी जो होगा इन दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे ऊपर की 6 है, नीचे की 6 मान लें, तो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस जीरो होगा, और पाथ डिफरेंस जीरो है, तो फ्रिंज यहाँ पे ब्राइट बनेगी। सो सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा ब्राइट फ्रिंज ऑक्युपाई करता है, इसको हमेशा ध्यान रखना, चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे डायफ्रैक्शन हो, सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा, सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो थीटा इक्वल टू 0 रख दिया हमने, एक प्रिज्म एक लेंस को रखा, तो जो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनेगी, सीधी सी बात है, जहां पर सेम फेस में क्रस्ट टू क्रस्ट मिलेगा या ट्रो टू ट्रो मिलेगा, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी। अब अगर हम इसी को आगे लेके चलते हैं, अगर हम कोई एक एंगल ले लेते हैं, किसी एंगल पे हमने स्लिट वही ली, नैरो स्लिट है, बहुत छोटी स्लिट है, सिंगल स्लिट है, स्क्रीन ले ली और एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिया। अब वेव फ्रंट इंसिडेंस हो रहा है, इसके बाद हर पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। और फिर से हमने इनको ऑर्डरिंग कर दी 0 से लेकर 12 तक, और जो हमने लेंस लिया उसको हल्के से एक एंगल पर रख लिया। अब यहाँ बेंडिंग ऑफ लाइट देखते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अब लेंस बेंड करेगा तो पैरेलल रेज को बेंड करेगा, यहाँ पे कोई एक एंगल बनेगा। अब हम यहाँ पे इस जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के हम टुकड़े कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस भी देख के चलेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो वेव टोटल वेव है, हमने सबसे पहला पाथ डिफरेंस माना है लैम्डा। हमने मान लिया जो पहली वेव है 0 नंबर की वेव है का पॉइंट है, और जो लास्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में लैम्डा का पाथ डिफरेंस है। तो हमने जो सेंटर पॉइंट होगा उसमें कितने का होगा, हाफ लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पे 0 से लेके 12 नंबर तक के पार्टिकल जो हमने अज्यूम किए हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होंगे। तो हम मान लेते हैं कि 0 वाला जो है वो 6 या 7 नंबर पर सुपरपोज होगा, 0 वाला 7 नंबर पे होगा, तो इसका पाथ रेफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ऐसे फर्स्ट वाला 8 पे होगा, सेकंड वाला 0 वाला 6 पे होगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 पे होगा, फर्स्ट वाला 7th पे होगा, सेकंड वाला 8th पे होगा, थर्ड वाला 9th पे होगा, फोर्थ वाला 10th पे होगा, फिफ्थ वाला 11th पे होगा, और सिक्स्थ वाला 12th पे होगा। तो ऐसे ये 6 सेट बन गए यहाँ पे, और इन 6 के 6 सेट में हमेशा जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, लैम्डा बाई 2। और लैम्डा बाई 2 मतलब जहां क्रस्ट है तो दूसरी वेव का वहां ट्रो होगा, और अगर ऐसा होगा तो ये अपोजिट फेस में मिलेंगे। मतलब पक्का है कि जो ये P1 पॉइंट होगा, यहाँ पे जो फेस डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 का होगा, और लैम्डा बाई 2 का फेस डिफरेंस अगर है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बनेगा, मतलब यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने ओवरऑल जो पाथ डिफरेंस लिया है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के बीच में, दैट इज लैम्डा, लेकिन जो एवरेज पाथ डिफरेंस आया है दो पार्टिकल के बीच में, दैट इज लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 मतलब क्रस्ट को ट्रो के साथ मिला रहे हैं, तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी जब हमारे पास लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है। ध्यान रखिएगा, लैम्डा पाथ डिफरेंस ओवरऑल है, जबकि हमने इंटरफेरेंस में लैम्डा पाथ डिफरेंस में कंस्ट्रक्टिव बन रहा था। अब अगर हम सेकंड एंगल थीटा 2 ले लेते हैं, थीटा 2 के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ लैम्डा जो सेकंड लैम्डा आएगा, अभी 1 लैम्डा लिया तब हम 2 लैम्डा मान के चलते, तो 2 लैम्डा मान के चलते तो हम यहाँ पे लैम्डा बीच में लैम्डा मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसके फिर से हम मानेंगे 0 से लैम्डा में, तो एक 6 नंबर पर लैम्डा का पाथ डिफरेंस बनेगा, वेल एंड गुड है, यहाँ लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा। लेकिन इसके बीच में 4 सेट और बन सकते हैं, 0 से थर्ड के बीच में लैम्डा बाई 2 आएगा, फर्स्ट से फोर्थ के बीच में लैम्डा बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 के चांसेस ज्यादा होंगे, 1 2 3 4।
और जबकि लैम्डा के केवल कुछ ही चांसेस होंगे। तो लैम्डा बाई 2 के चांसेस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव डायफ्रैक्शन होगा और यहाँ पे फिर से हमें डार्क फ्रिंज बनेगी। 0 को थर्ड से, फर्स्ट को फोर्थ से, सेकंड को फिफ्थ से, थर्ड को सिक्स्थ से, ऐसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 टाइम्स आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न मिल रहा है और जबकि कंस्ट्रक्टिव मिलने के चांसेस कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी दैट इज विल बी डार्क फ्रिंज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा। डिस्ट्रक्टिव ही बन रहा है हर बार, लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव, 2 लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव, मतलब n लैम्डा पर डिस्ट्रक्टिव। डार्क फ्रिंज जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे, या फिर मिनिमा बोलेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा वर्ड चलेगा। जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां मैक्सिमा और जहां इंटेंसिटी मिनिमम है उसको मिनिमा। अब हम देखते हैं यहाँ पे θ1 एक और एंगल लेके चलते, लेकिन अब हम यहाँ पे 3 पार्ट में इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। एक लैम्डा बाई 2 लैम्डा, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 मतलब अब हम यहाँ पे 2n+1 लैम्डा बाई 2 वाला केस देख रहे हैं। तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 जैसे हमने रखा तो फिर हमारे पास यहाँ पे हम 3 पैटर्न बन गए। यहाँ पे हमारे पास P1 और P2 पहले से आ चुके हैं, एक लैम्डा पे और एक 2 लैम्डा पे, दोनों डार्क फ्रिंज थी, मिनिमा थे। अब हम देख रहे हैं 3 लैम्डा बाई 2 पे क्या होगा। ये दोनों के बीच का पैटर्न है, मतलब डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मैक्सिमा होना चाहिए। क्यों होगा वो देखते हैं। 0 से अगर हम आते हैं यहाँ पे 8th वाले नंबर पे, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा होगा। फर्स्ट से 9th पे आते हैं तो लैम्डा होगा, सेकंड से 10th पे आते हैं तो लैम्डा होगा। तो इस फेसिस के लिए यहाँ से 4th तक, 4 और 12 में यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बन रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाथ डिफरेंस लैम्डा होने की वजह से मैक्सिमा मिलेगा। बाकी के केसेस में यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बन रहा है, तो जितना कुछ केसेस में डिस्ट्रक्टिव भी बनेगा, तो जितना पावरफुल सेंट्रल मैक्सिमा था उतने सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं होते हैं। ये डायफ्रैक्शन की खासियत है कि यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसकी विड्थ डबल होती है, बाकी मैक्सिमा की इंटेंसिटी उतनी नहीं होती और इसके बाद जो अगला मैक्सिमा मिलेगा उसकी इंटेंसिटी तो इससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमा भी बन रहा है और मिनिमा भी बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव भी हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव भी हो रहा है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव का पैटर्न हमें यहाँ मिल रहा है सर्टेन केसेस में, तो ये पहली फ्रिंज जो बनेगी दैट इज ब्राइट फ्रिंज, या इसको हम मैक्सिमा बोलेंगे। अब इसके बाद अगर हम 3 लैम्डा बाई 2 के बाद 5 लैम्डा बाई 2 कर देंगे तो फिर हमें यहाँ पे एक P2 डैश मिल जाएगा, जिसमें फिर से हमारे पास लैम्डा बाई 5 लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये जो हाफ लैम्डा बाई 2 है ये तो कंस्ट्रक्टिव ही बनाएगा, ये डिस्ट्रक्टिव बना के कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो सेकंड फेस बचा हुआ है, थर्ड फेस बचा हुआ है, ये कंस्ट्रक्टिव ही बनाएगा, ब्राइट फ्रिंज ही देगा। ऐसे अगर हम यहाँ 5 लैम्डा बाई 2 देख लेंगे तो जो फिफ्थ 5 लैम्डा बाई 2 वाला लास्ट पैसेज होगा वो कंस्ट्रक्टिव ही बनाएगा। तो बाद पहले के तो कैंसिल हो सकते लेकिन लास्ट वाला, लेकिन उसकी इंटेंसिटी 1/5 होगी, मतलब और कम हो जाएगी। तो व्हाट विल बी द पॉसिबल केसेस हियर। फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव होगा, ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा होगी, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव, मिनिमा आएगा, फिर कंस्ट्रक्टिव, लेकिन ये सेकेंडरी मैक्सिमा कहलाएगा, इसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होगी, फिर इसके बाद और हमें मैक्सिमा मिल सकते हैं। तो इस टाइप से हमें पैटर्न मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे बड़ा विड्थ रखेगा और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी भी रखेगा लेकिन उसके बाद जो हमारे पास आएगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो और मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम होती जाएगी। विड्थ सेम रहेगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। नाउ व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट। तो हमारे पास दो केस मिले, एक तो सेकेंडरी मिनिमा, तो सेकेंडरी मिनिमा के केस में पाथ रेफरेंस कितना होगा, n लैम्डा होगा। पहले केस में लैम्डा था, दूसरे में 2 लैम्डा था, n लैम्डा। तो अगर पाथ रेफरेंस n लैम्डा आता है, लैम्डा का मल्टीपल आता है, तो मैक्सिमम मिनिमा बनेगा। और अगर मैक्सिमा की कंडीशन देखनी है तो पाथ रेफरेंस होगा 2n+1 लैम्डा बाय 2। अगर 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 2n+1 लैम्डा बाय 2 आता है तो मैक्सिमा बनेगा। और ये यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन हो गया इसके लिए 2n+1 लैम्डा बाय 2d। नाउ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एक सिंपल सा डेरिवेशन है यहाँ पे, छोटा सा। यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल लेके सिंपल से, जैसे इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ एक बड़ा सा डेरिवेशन था, ये शॉर्ट एंड स्वीट डेरिवेशन है, बस डायग्राम बेस है। सेम टू से हमने कोई यहाँ स्लिट ले ली, पहली फ्रिंज ही देख ली हमने, P1 डार्क फ्रिंज आई थी, तो यहाँ से तक कितनी डिस्टेंस बनती है।
तो दो ट्रायंगल लेंगे हम यहाँ पे ओ ओ डैश और P1। ओ डैश और P1 एक ट्रायंगल लेंगे। ओ डैश P1 में हम यहाँ θ1 है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। tan θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब y1 और बेस मतलब ओ डैश, और ओ डैश की वैल्यू d है। तो एंगल बहुत छोटे हैं यहाँ पे, बहुत ही कम डिस्टेंस में यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनेगी, मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे। तो tan थीटा को थीटा मान सकते, θ1 इक्वल टू y1 अपॉन d। दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे ABN, ये एक राइट ट्रायंगल है ABN। इस राइट ट्रायंगल में ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लेते हैं। साइन θ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये एंगल यहाँ पे θ1 होगा, तो परपेंडिकुलर मतलब BN अपॉन AB मतलब y अपॉन स्मॉल d। तो साइन θ1 इक्वल टू y अपॉन स्मॉल d, तो लैम्डा, यहाँ पे y यहाँ लैम्डा लिखा है, लैम्डा अपॉन स्मॉल d। साइन θ1 इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल d, तो लैम्डा इक्वल टू d साइन θ1। फिर से यहाँ साइन थीटा को स्मॉल मान लिया, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन d आ गया। दोनों लैम्डा अपॉन d दोनों थीटा के इक्वल इक्वेट कर देते हैं, तो y1 इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट फ्रिंज। और जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, इसकी विड्थ बाकी मैक्सिमा से डबल होती है, तो विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा विल बी 2 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ध्यान रखिए यहाँ स्मॉल d विड्थ ऑफ द स्लिट है, और इंटरफेरेंस में स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स थी। कैपिटल D सेम है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, लैम्डा वेवलेंथ है। नाउ फ्रेस्नेल डिस्टेंस, एक छोटा सा टॉपिक और आता है। फ्रेस्नेल यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, तो इसको वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। अगर जो सेंट्रल मैक्सिमा है द एट द फ्रेस्नेल डिस्टेंस y इक्वल टू d, डिस्टेंस को हम d मान लें, जब जो कैपिटल D है वो ZF के इक्वल टू हो जाएगा। मतलब जो पहली डिस्टेंस है y1, अगर ये d के स्लिट की डिस्टेंस के बराबर हो गई, जितनी स्लिट की विड्थ है उतना ही पहली स्लिट सेंट्रल मैक्सिमा से पहली फ्रिंज की डिस्टेंस हो जाए। The width, the Fresnel distance is the distance from the slit at which the spreading of light due to diffraction is equal to size of slit। जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है वो साइज ऑफ स्लिट के इक्वल हो जाए, मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन जैसे लगे, जितनी बड़ी स्लिट है उतनी बड़ा स्पॉट बने, जितनी बड़ी स्लिट उतना ही बड़ा स्पॉट बने, y1 इक्वल टू d हो जाए। तो जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, इसको बोलेंगे फ्रेस्नेल डिस्टेंस। तो इसमें अगर हमने ZF लैम्डा d अपॉन d इक्वल टू d कर दिया, तो ZF इक्वल टू आएगा d स्क्वायर अपॉन लैम्डा, या a, अगर हम फ्रिंज सेपरेशन डिस्टेंस को a मान लेते हैं, अगर हम विड्थ को a मानते हैं, तो a स्क्वायर अपॉन लैम्डा भी मिल सकता है। हमने यहाँ d माना तो d स्क्वायर अपॉन लैम्डा। If the distance between slit and screen is less than Fresnel distance, then the diffraction effect may regard as absent। मतलब अगर ये डिस्टेंस इससे कम है तो हमें लगता है कि स्प्रेडिंग नहीं हो रही है, बेंडिंग नहीं हो रही है, मतलब फिर हमें लगता है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये ZF जो है दैट इज द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। इसके पहले हमें लगता है कि लाइट बेंड, इसके बाद में हमें लगता है लाइट बेंड हो रही है, लेकिन इस पॉइंट तक लाइट बेंड नहीं हो रही है। नाउ डिफरेंस बिटवीन डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में दो सोर्स चाहिए रहते हैं, दो डिफरेंट सोर्स थे लेकिन वो कोहेरेंट सोर्स थे। डायफ्रैक्शन में एक ही सोर्स था, एक ही स्लिट थी, लेकिन उसी में डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट लिए गए थे, उन्हीं में सुपरपोजिशन हुआ था। और इंटरफेरेंस में जितनी भी फ्रिंज थी उन सब की फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट थी, बीटा इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d। लेकिन डायफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा था, उसकी विड्थ डबल होती है बाकी सारे मैक्सिमा से। और इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है सारे ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा की सेम रहती है, लेकिन डायफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाती है। थैंक यू।